बिस्मिल्लाह। अब जो हम ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द लाइसोसोम। ठीक है। अब जो इस एंजाइम में इस ऑर्गेनिक की फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है थ्रू द गोल्जी एपरेटिस की मदद से। अभी इससे पहले हमने गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कस किया था कि हमने ये बात की कि गोल्जी बॉडीज़ में क्या होता है कि सैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और वेसिकल्स में जो है डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स वगैरह या लिपिड्स वगैरह को इंकॉर्पोरेट किया जाता है एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। सिमिलरली लाइसोसोम भी क्या है, लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है। ठीक है। एक वेसिकल होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वी कैन हैव द प्रोटीजेस हो गया, फॉस्फेटाइजेस हो गया, ग्लाइकोसाइडेजेस हो गया, न्यूक्लियसेस हो गया और सल्फाटेजेस वगैरह, ये सारे के सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमें मालूम है कि एंजाइम्स क्या है एक्चुअल में, दे आर प्रोटीन इन नेचर, मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं इसी गोल्जी एपरेटिस ने जब ईआर ने बना लिए थे ये प्रोटीन्स, तो ईआर ने क्या किया, गोल्जी एपरेटिस को दे दिया और गोल्जी एपरेटिस ने इसको वेसिकल्स की फॉर्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड कर दिया और ये रिलीज हो गए साइटोप्लाज्म में एंड दे फॉर्म द प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो कि पहली बात यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, तो जो इसका लाइसोसोम के अंदर जो मीडियम है, जो कि इसका पीएच होता है दैट इज़ बेसिकली नियर 5, ताकि ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। नाउ ये बात भी याद रखनी है कि इसका जो ये सैक, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होता है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक है। और उसकी वजह भी बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर लेट्स से ये थिक नहीं होगा तो ये जो एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं सेल के अपने ऑर्गेनीज के लिए, ये बाहर लीक आउट कर सकते हैं ये एंजाइम्स एंड दे कैन डैमेज द डिफरेंट ऑर्गेनीज एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल इटसेल्फ। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जो है एक थिक किस्म का मेम्ब्रेन क्या करे, बाउंड करके रखे। अब बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दी आर्थराइटिस हो गया। ठीक है। आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट इन्फ्लेम हो जाते हैं, फिर सिवियर मसल की कोई डिजीज़ हों। इसी तरह से अगर जो है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है तो इनको ये कहा जाता है कि इन 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 कंडीशंस का भी एसोसिएशन ताल्लुक है कि जब क्या होगा कि जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती हैं दे बिकम अनस्टेबल और उसकी वजह से सेल डेथ होने लग जाती हैं एंड लीडिंग टू दीज काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मतलब दिस कैन बी एसोसिएटेड, यानी कि इन प्रॉब्लम्स में अगर इन डिजीज़ को देखा जाए तो इसके अंदर ये जो लाइसोम होते हैं दे बिकम, इनके जो मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबलाइज हो जाते हैं एंड जो भी एसिडिक एंजाइम्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं द साइटोप्लाज्म एंड दे स्टार्ट टू डैमेज द सेल। इन अ नटशेल इन तमाम डिजीज़ के अंदर आपको ये जो लाइसोसोम्स हैं वो अनस्टेबल होते हुए नज़र आएंगे एंड उनमें से एंजाइम्स रिलीज होते हुए नज़र आएंगे, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। Now we come to the next part, which is the function of the lysosome. So the function of the lysosome is डाइजेशन करना। ठीक है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ये कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। तो चाहे वो मटेरियल्स बाहर से आए हों सेल के अंदर या अंदर सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल्स बने हो या कोई ऑर्गेनी को डाइजेस्ट करना हो या सेल को जो है उसकी डेथ करनी हो, सेल को डिस्ट्रॉय करना हो, होगा क्या कि विल हैव द प्राइमरी लाइसोसोम, उसके साथ आकर जो वेसिकल है जिसमें हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करना है वो प्रेजेंट है कि दोनों फ्यूज़ करेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम ये जो एंजाइम्स होंगे ये उस पर्टिकुलर मटेरियल्स पर क्या करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी वो सेल क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जो बाकी बच जाएगा जिसको हम रेजिडुअल बॉडी कहेंगे, रेजिडुअल बॉडी जो है दे विल बी एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से ये सेल के बाहर रिलीज हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ पे बताई हुई है, फंक्शन ऑफ द, ये जो डाइजेशन का फंक्शन है लाइसोसोम का, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। जब बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है और उसके फिंगर्स वगैरह बनना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं होता कि पहले से ही फिंगर्स बने होंगे। होता क्या है कि जब डेवलपमेंट होती है ऑफ द फीटस, लेट्स से अगर ये फीटस है तो इसकी बॉडी से आउट ग्रोथ निकलते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। और फिर ये बर्ड कोर्स जो है वो कॉर्डली दे विल स्टार्ट, यानी कि नीचे की तरफ बाहर की तरफ जो है ये मूव करते हैं और इनसे जो है ना लिम्स बनते हैं, अपर लिम एंड लोअर लिम एज वेल। तो जब फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल जगह तक पहुंचते हैं जिसमें फिंगर्स को फॉर्म होना होता है, तो देखिए इनके दरमियान में देयर इज स्पेस, राइट। तो ये जो स्पेस है ये बनाने के लिए यहाँ पे सेल की डेथ होनी पड़ती है, यानी पहले ये पैड्स बनते हैं, हैंड के लिए पैड बनेगा, इसी तरह फुट के लिए पैड बनेगा और फिर ये जो पैड्स बन जाते हैं यहाँ पर फिर क्या होगा, वी विल हैव द डाइजेशन इन दीज रीजन्स। ठीक है। जो कि लाइसोसोम्स करते हैं और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, ताकि दे कैन टेक अ फॉर्म ऑफ अ फिंगर्स। ठीक है। सो इसके लिए भी लाइसोसोम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी कम टू द क्लिनिकल ऑफ द लाइसोसोम। ठीक है। नाउ क्लिनिकल ऑफ द लाइसोसोम में जैसे कि डिस्कस किया कि लाइसोसोम बेसिकली काम क्या कर रहा है, डाइजेशन का काम करता है और डाइजेशन के काम के लिए उसको वही एंजाइम्स चाहिए होते हैं। अब अगर
उस लाइसोसोम के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया उसकी फॉर्मेशन के दौरान, लेट से ईआर ने ऐसे कुछ एंजाइम्स नहीं बनाए और वो वेसिकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुए और लाइसोसोम में नहीं आए, तो वो एंजाइम्स जो हैं वो उस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट है जिस पर उस एंजाइम ने काम करना था, वो सबस्ट्रेट जो है वो उस लाइसोसोम के अंदर बढ़ने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, जब भी फ्यूजन लेट से जैसे द प्राइमरी लाइसोसोम जो कि बन गया, इसमें लेट से एक्स एंजाइम है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, ईआर ने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं बनाया था। अब जब जब जो टारगेट टिश्यूज़ हैं जब वो आपस में आकर फ्यूज़ करेंगे और इसमें लेट से एक्स का ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी और ये लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जब ये एक्यूमुलेट होगी लाइसोसोम का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा और ये सेल के नॉर्मल जो फंक्शन है उसके साथ क्या करने लग जाएगा, इंटरफेयर करने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स कहते हैं, डिजीजेस कहते हैं। अब इसमें से जो एक एग्जांपल दी हुई है ना हमारी बुक के अंदर, दैट इज़ द आई सेल डिजीज़। ठीक है, और आई सेल डिजीज़ को मुकोलिपिडोसिस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ आई सेल डिजीज़ को पहले तो आई सेल क्यों कहते हैं, देखिए आई सेल इस वजह से कहते हैं ना कि आई का मतलब होता है इंक्लूजन और इंक्लूजन बॉडीज़ वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि लाइसोसोम के अंदर रह जाता है उसको कहा जाता है। तो आई सेल डिजीज़ हैंस द नेम इंक्लूजन बॉडीज़ जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होता और वो एंजाइम एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है दो चीज़ों की डाइजेशन के लिए। कौन कौन सी चीज़ों की डाइजेशन के लिए, एक ग्लाइकोलिपिड्स की डाइजेशन के लिए, ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे वो लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। और सेकंड चीज़ है गैग्स के लिए। गैग्स क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको हम हेटेरोग्लाइकेन्स कहते हैं, तो वो जो है उसकी डाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो ये दोनों के दोनों उस लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस डिज़ीज़ के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि नो डाउट ये एंजाइम लाइसोसोम में तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये एंजाइम अगर आप यूरिन टेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन हमें उसमें तो नहीं चाहिए था ना, हमें तो चाहिए था लाइसोसोम के अंदर, तो लाइसोसोम के अंदर नहीं होता इसका लेवल, लेकिन यूरिन और ब्लड के अंदर यू विल सी अ लॉट इंक्रीज नंबर ऑफ दैट एंजाइम। अब ये जो इसका मैकेनिज्म है कि आई सेल डिज़ीज़ के अंदर आखिर ऐसा क्यों है कि ये क्या मसला है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा ये डिज़ीज़ हो रहा है। होता एक्चुअल में क्या है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं जब वो ईआर में बन जाते हैं, ठीक है, दे कम टू द गोल्जी बॉडी, ताकि यहाँ पर इसकी इनकॉर्पोरेशन हो सके प्रोटीन्स की विद द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन सकें। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब ये फॉर्मेशन होने वाली थी इस एंजाइम की, जैसे ये वो एक्स एंजाइम है, अच्छा, सो जो प्रोटीन है, ठीक है, वो जो कि एक्स प्रोटीन था जो कि डिफिशेंट है ना, तो जब वो आया टू द गोल्जी बॉडी और इसकी जो है इनकॉर्पोरेशन होनी थी विद द ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट विद द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में इसका एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कहते हैं मेनोज, ठीक है, मेनोज। ये जो मेनोज कार्बोहाइड्रेट है ना, ये फॉस इसके साथ फॉस्फेट लगा होता है एट द पोजीशन नंबर 6, ठीक है, तो इट इज़ लाइक मेनोज 6 फॉस्फेट। ये मोनोज 6 फॉस्फेट जब इस पर्टिकुलर एक्स एंजाइम के साथ लग जाता है ना, तब ये इसको गाइड करता है, यानी ये जो मोनोज 6 फॉस्फेट है ये इस एक्स प्रोटीन को बताएगा कि अच्छा अब तुम जैसे ही गोल्जी बॉडी से बाहर निकलोगे तुमने जाकर लाइसोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना है, ठीक है, यानी ये इसको डायरेक्ट करता है, ये इसको रास्ता बता रहा होता है। होता क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर आई सेल डिजीज़ में कि ये जो मेनोज है इसकी फॉस्फाइलेशन नहीं हो पाती। जब इसकी फॉस्फाइलेशन नहीं हो पाती तो ये इस प्रोटीन को, इस एक्स एंजाइम को गाइड नहीं कर पाता कि ये चला जाए इनटू द लाइसोसोम, तो वो रास्ता गलत रास्ते पे चला जाता है, ये जो एक्स प्रोटीन होता है, एंड जो है लेट से ब्लड में चला जाता है, यूरिन के अंदर चला जाता है, वहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जिस एक्चुअल डेस्टिनेशन जो थी वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता बिकॉज ऑफ नो फॉस्फाइलेशन ऑफ दिस मेनोज, ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारी बुक में लिखा है कि देयर इज़ एन इम्प्रॉपर ग्लाइकोजाइलेशन। वाई ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब है कि जब ग्लाइकोप्रोटीन को उस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है, तो जब जिस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ अटैच किया गया है वो फॉस्फाइलेटेड ही नहीं है, वो सही प्रॉपरली उसका फंक्शन प्रॉपरली वो बना ही नहीं है, तो इस वजह से इट विल नॉट बी डायरेक्टेड टू द टारगेटेड डेस्टिनेशन जो कि लाइसोसोम है। सो इसकी वजह से क्या होगा, आई सेल डिजीज़ में देयर इज़ साइकोमोटर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि ये जो एंजाइम है जो कि सही से इनकॉर्पोरेट नहीं होता, जो सही से नहीं बनाता, अगर उस एंजाइम को लैब में बनाया जाए एंड देन दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ह्यूमन सेल, इट शो पोटेंशियल बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट क्योर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एंजाइम तो सिरे से है ही नहीं, तो उसको मुसलसल जो देना दैट्स नॉट दैट मच फीजिबल एज वेल कि उस एंजाइम को मुसलसल पेशेंट को दिया जाए। तो दिस वॉज अबाउट द आई सेल डिजीज़।
Now we come to the next organelle which is basically the peroxisome. इसको हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आएगा डिस्कस किया था. सो peroxisome, पहला क्वेश्चन तो ये कि इसको पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं. तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ये एबिलिटी है, ये सलाहियत होती है कि ये प्रोड्यूस भी कर सकता है और फिर उसके बाद यूटिलाइज भी कर सकता है किसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. ठीक है, हाइड्रोजन H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. तो बिकॉज पेरोक्साइडेसिस एंजाइम जो है बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और फिर कैटालाइजेस इसको तोड़ देगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. तो इस वजह से पेरोक्सिसोम इज अल्काइल व्हिच हैज दीज एंजाइम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड देन यूटिलाइज दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्सिसोम जो है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. ये सिमिलर टू लाइसोसोम इस कंटेक्स्ट में है कि लाइसोसोम जिस तरह से एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होता है और उसके अंदर बहुत से डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. द सेम गोज हियर इन द पेरोक्सिसोम के पेरोक्सिसोम में भी क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक और इसमें भी बहुत से डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स है. ऑब्वियसली एंजाइम्स लाइसोसोम की तरह नहीं होते, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, बट दिस इज हाउ स्ट्रक्चरली ये रिलेटेड है. नाउ जो पेरोक्सिसोम लिवर के सेल्स के अंदर, ठीक है, जो पेरोक्सिसोम होते हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम्स हमें नजर आते हैं. सो वी हैव द कैटालेजेस, वी हैव द यूरेट ऑक्साइडेजेस एंड वी आल्सो हैव डी अमाइनो ऑक्साइडेज. तो ये एंजाइम्स जो हैं वो लिवर के सेल्स के अंदर जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेरोक्सिसोम. सो फंक्शन ऑफ द पेरोक्सिसोम में से जो सबसे पहला फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिफरेंट किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्कोहल यूटिलाइज कर लेता है तो फिर जो पेरोक्सीडेजेस होगा वो इसको तोड़ देता है अल्कोहल को H2O2 में एंड देन कैटालिसिस आकर इस पर काम करके इसको फर्दर इसकी डिटॉक्सिडेज को ख़त्म कर देता है, इसको वाटर ऑक्सीजन बना देता है. यानी कि पेरोक्सिसोम के अंदर आप देखो कि ऐसी जो एक तो टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म कर रहा है और उसके नतीजे में जो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है उसको भी ख़त्म करने का उसने बंदोबस्त किया होता है. पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन है एक तो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन हो गया. इसके अलावा जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन करना ये भी इसका काम होता है. फर्दर मोर जो फॉर्मेशन है फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोलोजेंस हो गए या फिर आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स हो गए और अलॉन्ग विद दैट ग्लाइसिरोलिपिड्स हो गए, इनको बनाने का भी काम करते हैं. इन लिपिड्स की डिफरेंट क्लासेस को बनाने का काम करता है. फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन का काम भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर रहा होता है. ठीक है, पेरोक्सिसोम की जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें से जो 3 डिसऑर्डर्स हमारी बुक पे क्लिनिकल्स में डिस्कस किए गए हैं उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज़, अब देखिए जो क्लिनिकल्स हैं ऑफ द पेरोक्सिसोम, क्लिनिकल्स ऑफ द पेरोक्सिसोम, इसमें तीन क्लिनिकल्स को डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहला जो है वो है एडिनो ल्यूको डायस्ट्रॉफी. नाउ नाम बहुत लंबा है लेकिन इसका काम बड़ा सिंपल है. होता क्या है कि वी हैव द पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम का एक फंक्शन हमने डिस्कस किया कि ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी क्या करता है, उनको उनकी ऑक्सीडेशन करता है. और वो ऑक्सीडेशन अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, बट डोंट गो दैट स्टफ. बट इतना पता हो कि बहुत से लंबे चेन जो फैटी एसिड है उनको डिग्रेड करता है, उनको तोड़ता है. अब होता क्या है कि इधर इज़ बेसिकली अ प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ABC प्रोटीन, ATP बाइंडिंग एसिड प्रोटीन. यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, मेम्ब्रेन पर लगा होता है. तो ये बाहर से जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं वो इस प्रोटीन के जरिए से इंटर होते हैं इनटू द पेरोक्सिसोम और फिर पेरोक्सिसोम बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए से इनको तोड़ देता है. प्रॉब्लम क्या है एडिनोल्यूकोडायस्ट्रॉफी के अंदर कि ये वाला जो प्रोटीन है ये डैमेज हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकते पेरोक्सिसोम में. जब अंदर नहीं आ सकते तो उनकी ऑक्सीडेशन वो कैसे होगी. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, ये है एडिनोल्यूकोडायस्ट्रॉफी. इसमें क्या होता है कि ब्रेन की माइलिनेशन सही से नहीं हो पाती है और सिमिलरली देयर इज़ सम अदर एड्रिनल ग्लैंड का भी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इट. द सेकेंड वन प्रॉब्लम इज़ द ज़्वेलगर सिंड्रोम. नाउ ज़्वेलगर सिंड्रोम, जेड से याद रखें, जेड फॉर ज़्वेलगर, जेड फॉर जीरो पेरोक्सिसोम्स. जब पेरोक्सिसोम्स ही डिफेक्टिव हो जाए, जब पेरोक्सिसोम के जो नॉर्मल काम थे वो नहीं हो पाएंगे, जैसे फैटी एसिड्स की जो है अब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, इसी तरह से जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगी सही से. तो ये ज़्वेलगर सिंड्रोम यानी कि जिसमें जीरो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर जो जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अनब्रांच फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे हमारे लिवर के अंदर और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है, एंड उसकी वजह से बहुत से लिवर प्रॉब्लम्स होंगे और सिमिलरली न्यूरोलॉजिकल हमारे ब्रेन के और सीने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे. तो फाइनल वन जो है दैट इज़ बेसिकली द रेफसम्स डिजीज़. अब रेफसम्स डिजीज़ में क्या हो रहा होता है, रेफसम्स डिजीज़ में एक्चुअल में एक एंजाइम है जिसका काम होता है फेटानिक एसिड की FAYTANIC. फेटानिक एसिड, ये एक
ब्रांच चेन फैटी एसिड है, ठीक है, इसकी जो है ऑक्सीडेशन करता है, अल्फा ऑक्सीडेशन करता है। वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है फिटेनाइल को ए हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है इट इज़ डेफिशिएंट, प्रेजेंट नहीं होता। जब ये एंजाइम पेरोक्सोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो जो फेटेनिक एसिड हैं, जो कि ब्रांच एंड फैटी एसिड है, उनकी डिग्रेडेशन या उनकी जो अल्फा ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। जब वो पॉसिबल नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से वो अक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड दैट लीड्स टू पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होंगी। उसके अलावा इटेक्शिया होगा। इटेक्शिया का मतलब होता है कि कोई बंदा जो है वो सही से चल नहीं पा रहा। एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सब कुछ होगा इन दैट पेशेंट। तो इसमें ना एक्चुअल में जो फेटानिक एसिड है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है ना कि जो पेशेंट है वो ऐसी चीज़ें ना खाए जिसके अंदर फेटानिक एसिड प्रेजेंट हो। जैसे कि मीट या डायरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है तो उससे परहेज करेगा तो दैट सिम्टम्स कैन बी काइंड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।